हाय गाइज। आज हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। हम लोग आज इस वीडियो में 7 स्टेप में वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे। ये काफ़ी सिंपल होने वाला है एंड ये वीडियो खासकर बिगनर के लिए है। यदि आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट बनाने जा रहे हो, बनाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप पहले से वेबसाइट बनाना जानते हो, वर्डप्रेस पे सब कुछ जानते हो, तो शायद आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, है ना। आप कोई दूसरा वीडियो वॉच कर सकते हो, बट ये वीडियो यदि आप बिगनर हो तो आपके लिए है। ठीक है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से अपन वेबसाइट बनाते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसेस से हम लोग इसे बनाएंगे, बट सिंपल प्रोसेस का मीन्स ये नहीं है कि कुछ स्किप होने वाला है। मैं हर चीज़ इन डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको कुछ भी परेशानी ना हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से बनाएं। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए 7 स्टेप मैक्सिमम होता है, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे कम स्टेप में भी हो सकता है, बट हम लोग टोटल 7 स्टेप में इसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। ठीक है। मीन्स आपके पास डोमेन और होस्टिंग आपको परचेज करना होगा। यदि आप के पास नहीं है तो आप पहले डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास डोमेन होस्टिंग पहले से ही हो, है ना। यदि आपके पास नहीं है तो आप परचेज इसे कर लो पहले, उसके बाद आगे का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। या फिर आप वीडियो देख लो और बाद में परचेज करके फिर वापस से वीडियो देख के इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन परचेज करने के लिए कहाँ से परचेज किया जाए, ये भी एक सवाल आता है ना। तो डोमेन एक्चुअली मैं जो प्रिफेयर करता हूँ, मैं हमेशा डोमेन GoDaddy से ही परचेज करता हूँ। आप कहीं और से भी कर सकते हो, जैसे कि नेमचिप है, बिगबॉक है, और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है डोमेन के लिए, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। बशर्ते एक चीज़ है, आप होस्टिंग GoDaddy से परचेज मत करना, है ना, क्योंकि ये सबसे बैड होस्टिंग प्रोवाइडर है इस मार्केट में। मेरा जो पहला डिसीजन था 2016 में, मैंने सबसे पहला अपना वेबसाइट बनाया था, और उस टाइम पे मैंने जो होस्टिंग लिया था वो GoDaddy से ही लिया था। डोमेन भी मैं वहीं से लिया था। डोमेन आज भी मैं GoDaddy से ही लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनका सर्विस, उनका कस्टमर केयर सपोर्ट। बट उनका होस्टिंग कुछ खास नहीं है, उससे कहीं बेहतर होस्टिंग मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। तो आप होस्टिंग वहाँ से परचेज मत करना, आप डोमेन वहाँ से ले सकते हो। होस्टिंग के लिए आप किसी भी अदर, जैसे कि मैं खासकर होस्टगेटर यूज करता हूँ। मैं ये लगभग 6 साल से, 4 ईयर से होस्टगेटर यूज करता हूँ। ठीक है। होस्टगेटर और रिसेवर क्लब मैंने यूज किया है। इसके अलावा और भी है, होस्टिंगर है, डिजिटल ओशियन है। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, होस्टिंग प्रोवाइडर है। ठीक है। बट आप यदि बिगनर हो तो आप कोई चीप होस्टिंग ही परचेज करें। तो ऐसे में रिसेवर क्लब भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट ये होस्टगेटर भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ये भी आपको चीप रेट में होस्टिंग दे देता है। खैर ये वीडियो होस्टिंग के और डोमेन के लिए नहीं है डेडिकेटेड, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग पहले से अवेलेबल है। तो अब क्या करना होगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि आपके पास डोमेन होस्टिंग एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। मीन्स डोमेन आपने कहीं और से परचेज किया है, सपोज दैट GoDaddy से किया है, एंड होस्टिंग कहीं और से किया है, जैसे होस्टगेटर से किया है या अदर किसी प्लेटफॉर्म से किया है। ठीक है। तो सबसे पहला काम जो ये होता है कि डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट करना। विदाउट कनेक्शन ये चलेगा कैसे। ठीक है। डोमेन आपका कहीं और है, होस्टिंग कहीं और है, तो ये पॉसिबल नहीं है चलाना वेबसाइट को, क्योंकि होस्टिंग के थ्रू ही आपका डोमेन वेबसाइट इंटरनेट पे चलेगा। ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, बीच में किसका यूज आता है, बीच में नेम सर्वर या DNS का यूज होता है। ठीक है। मैं हमेशा नेम सर्वर ही प्रिफेयर करता हूँ, और ये सबसे इजी वे है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में नेम सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट करूँगा। तो ठीक है। तो ये आगे का प्रोसेस करने के लिए अपने को लैपटॉप स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं हम लोग, और आगे का जितना भी स्टेप है सब यहीं पे होने वाला है लैपटॉप स्क्रीन पे ही। तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेन होस्टिंग परचेज ये करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि आपको अपने डोमेन प्रोवाइडर एंड होस्टिंग प्रोवाइडर के वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले से ही लॉगिन हूँ।
आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा HostGator का अकाउंट है एंड ये मेरा GoDaddy का अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि मेरा डोमेन GoDaddy पे ही है तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं अपना डोमेन चूज करता हूँ कि किस डोमेन पे, मेरे पास काफ़ी सारा डोमेन है तो मुझे किस डोमेन पे आज का वीडियो बनाना है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं पहले से डिसाइड किया हूँ कि मुझे किस पे बनाना है, ठीक है। तो ये imagesoul.com है, मुझे इस पे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि मैंने ये डोमेन सेलेक्ट किया, ठीक है। डोमेन के बाद ये देखो मैनेज का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करो क्योंकि इसी के थ्रू हम DNS के पास जा पाएंगे, ठीक है। तो मैनेज बटन पे अपन क्लिक करते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मैनेज DNS है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो। अब ये मैनेज DNS आ गया। अब यहाँ पे देखो नेम सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे चेंज नेम सर्वर का एक ऑप्शन है। बट यहाँ पे देखो कि नेम सर्वर ये पहले से HostGator का लगा हुआ है, बट जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे यहाँ पे, ठीक है, और GoDaddy से आपने परचेज किया है तो ये GoDaddy का नेम सर्वर यहाँ पे होगा, इसे आपको चेंज करना होगा। ये कैसे चेंज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चेंज बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखो नेम सर्वर डालने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, तो ये पहले से ही है, यहाँ पे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नेम सर्वर 1 एंड 2। अब ये नेम सर्वर कहाँ से मिलेगा, तो ये नेम सर्वर आपको होस्टिंग प्रोवाइडर के वेबसाइट से मिलेगा। तो मैं आ जाता हूँ होस्टिंग प्रोवाइडर के पास, ये मेरा HostGator का अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं अपने इस डोमेन पे क्लिक करता हूँ। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आप जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है आप उस पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये नेम सर्वर का एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, ये HostGator में ये यहाँ पे आता है, ठीक है, नेम सर्वर डिटेल के नाम से, ठीक है, और यहीं पे नेम सर्वर हमें मिलेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखो 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक तो नेम सर्वर के थ्रू मिल रहा है और एक यहाँ पे एग्जिस्टिंग के लिए। तो मैं ये पहले वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे देखो 2 नेम सर्वर है, इसमें से मैं पहला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं GoDaddy के अकाउंट पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ वापस, ये सेकंड वाला कॉपी कर लेता हूँ नेम सर्वर, और फिर वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद जस्ट आप ये सेव वाले बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर आपको एक एक टिक करना होगा जो अपडेट नेम सर्वर का, वो आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। यस करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। बस आपका नेम सर्वर अब कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, आपके होस्टिंग से। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आप हम लोग यहाँ पे आप GoDaddy के अकाउंट पे मीन्स डोमेन प्रोवाइडर के पास अब कुछ भी काम नहीं बचा है, क्योंकि डोमेन को हमने क्या किया है, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को एक तरीके से सौंप दिया है ना। तो अब जो भी काम होगा सब होस्टिंग प्रोवाइडर के पास से ही होगा। तो चलते हैं अपन वापस से आ जाते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर के पास। अब हमें cPanel में जाना है। तो cPanel में जाने के लिए 2 ऑप्शन होता है, एक होता है वेबसाइट का URL /cPanel एंड एक होता है यहाँ से। तो मैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं हमेशा वो यही करते हैं कि वेबसाइट का जो वेबसाइट है, जैसे इस केस में मेरा विश टू ऑल था तो मैं उसके थ्रू जा सकता हूँ। बट यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ पहले से, तो मैं मैनेजिंग होस्टिंग पे भी जाके वहाँ पे अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे cPanel में आ जाए तो आपको cPanel में बहुत आसान है cPanel में आना, है ना, आप आ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, cPanel में आने के बाद अब देखो हमने डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट कर दिया है। डोमेन होस्टिंग के कनेक्ट करने के बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें क्या करना होगा कि डोमेन को, जो हमने डोमेन कनेक्ट किया है, अभी क्या किया है, नेम सर्वर एंड होस्टिंग प्रोवाइडर को कनेक्ट किया है, और सॉरी डोमेन एंड होस्टिंग को नेम सर्वर के थ्रू कनेक्ट किया है। अब क्या करना है कि यहाँ पे डोमेन को अपने cPanel में लेके आना है। इसके लिए क्या करना होगा, एड ऑन डोमेन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एड ऑन डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको डोमेन को ऐड करना होगा अपने cPanel में। एक्चुअली मैं पहले से ही कर दिया है, बट मैं यहाँ पे आपको वापस से दिखाऊंगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ,
ठीक है, ये रिमूव हो चुका है। अब मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे देखो क्रिएट एन एड ऑन डोमेन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपना जो डोमेन है वो मैं डोमेन का यूआरएल यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अभी जो रूट डोमेन में जाएगा तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, ये डोमेन जो आ गया है डॉक्यूमेंट रूट से पहले आपको ये HTML पब्लिक अंडरस्कोर HTML स्लैश करना होगा, उसके बाद डोमेन यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है। सबसे पहले ये डोमेन का नाम यहाँ पे डाल दो, उसके बाद ये सब डोमेन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट रूट में आपको domain.com से पहले या डोमेन नेम से पहले आपको क्या करना है, पब्लिक अंडरस्कोर HTML एंड स्लाइस, ये चीज़ डालना है। ठीक है, ये डालने के बाद आप सीधे क्या करो, ऐड डोमेन पे क्लिक कर दो। ठीक है, आपका डोमेन क्या हो चुका है, क्रिएटेड हो चुका है। अब आप गो बैक पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सी पैनल पे वापस। सी पैनल पे आ गए, अब यहाँ पे फाइल मैनेजर पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो फाइल मैनेजर पे आने पे यहाँ पे देखो डोमेन आ चुका है emailsource.com, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब हमारा तीसरा स्टेप जो होता है ये होता है, एक्चुअली ये फोर्थ स्टेप है क्योंकि डोमेन होस्टिंग को मैंने 1 स्टेप काउंट किया है, तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना होस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट को, वर्डप्रेस जो है उसे उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप URL पे आ जाओ, यहाँ पे wordpress.org पे चले जाओ और यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करो। ये करने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप डाउनलोड कर दो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे ये देखो वर्डप्रेस आ गया। अब मैं इसे कंप्रेस कर देता हूँ। यदि आप विंडो यूज करते हैं तो ये ऑलरेडी कंप्रेस होगा, ये मैक है तो इसे कंप्रेस करना होता है, बट ये इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जीप फाइल में मैंने इसे बना दिया। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद ये जीप फाइल आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे अपलोड करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन सी पैनल में वापस से। ये देखो वेबसाइट है पब्लिक अंडरस्कोर HTML, और ये आपका जो वेबसाइट है डोमेन का नेम वो, उसके बाद उसके अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं और फाइल को सेलेक्ट करते हैं। चलते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में। ये रहा वर्डप्रेस जीप फाइल, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे रिलोड करता हूँ। ठीक है, ये देखो फाइल आ चुका है। अब इसे क्या करना है अनजीप करना है। ठीक है, आप डबल क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसे फिर से रिलोड करते हैं। ये देखो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब ये वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया है, इसे मैं वापस से डबल क्लिक करता हूँ। ये पूरा फाइल आ गया है। अब क्या करना है, जितने भी फाइल है यहाँ पे सबको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मूव बटन पे क्लिक करना है और ये वर्डप्रेस जो है ना इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, और ये रूट डोमेन के अंदर इसको मूव करना है और यहाँ पे मूव फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मूव हो चुका है। अब इसको फिर वापस से मैं F1 लेवल करता हूँ और ये देखो पूरा फाइल आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी जीप फाइल मैंने अपलोड किया था उसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये वर्डप्रेस का जीप फाइल एंड ये वर्डप्रेस का फोल्डर, इस दोनों का कोई काम नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। अब ये टोटल जितना भी वर्डप्रेस का फाइल था वो यहाँ पे आ गया है। अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहला काम ये होता है कि अब हमें एक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने GoDaddy एंड HostGator को कनेक्ट किया नेम सर्वर से, मतलब डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, डोमेन को अपने सी पैनल में
ऐड किया। उसके बाद क्या किया, ऐड करने के बाद हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया और इसे अपलोड करके एक्सट्रैक्ट करके फाइल को यहाँ पे ले आया है। ठीक है, अब क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग वापस सी पैनल पे आते हैं और यहाँ पे मैं नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस में आपको डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस हमेशा आपके डोमेन नेम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे ईमेल सोर के नाम से ही तत्काल बना लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर गो बैक करके वापस चलते हैं अपन। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको एक यूजर बनाना होगा। इसके नीचे ही आ जाते हैं और यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू यूजर है, यहाँ पे फिर आपको एक यूजर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल सोर एंड यू। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आपको जो समझ में आता है, जैसा अंडरस्टैंडिंग आपको रहता है, याद रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप नेम डाल दो और फिर आप पासवर्ड डाल दो। ठीक है, आपको पासवर्ड डालना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो, फिर से रिपीट पासवर्ड डालो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रिएट यूजर पे बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नो आई डोंट वांट टू सेव पासवर्ड। ठीक है, तो ये यूजर भी क्रिएट हो चुका है। अब फिर से गो बैक चलते हैं अपन। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी डेटाबेस एंड यूजर बना लिया है। अब क्या करना है, यूजर को उस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए फिर वापस यहीं पे अपन नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो ऐड यूजर टू डेटाबेस। हमने अभी डेटाबेस बनाया, एक यूजर बनाया माई एसक्यूएल। अब क्या करना है, उस यूजर को उस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यूजर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी बनाया। हमने अभी यही यूजर बनाया था ईमेल सू करके, और यहाँ पे डेटाबेस हमने बनाया था एक वेब सोर ईमेल सोर करके। ठीक है, तो ये डेटाबेस जो हमने अभी बनाया और जो यूजर हमने बनाया, इन दोनों को सेलेक्ट करके और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये ऑल प्रिविलेज बटन पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेक चेंजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू सेव्ड दिस ईमेल, मतलब ये प्रिविलेज हमने दे दिया है, मतलब सब एक्सेस हमने उस यूजर को उस डेटाबेस का एक्सेस दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद फिर अपन गो बैक पे क्लिक करते हैं। अब ये सब कुछ काम हो चुका है। अब यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखो ये डेटाबेस है और ये यूजर है। ये डेटाबेस और ये यूजर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब हम वापस सी पैनल के अंदर आते हैं और ये सी पैनल के अंदर अपना जो डोमेन था उसके अंदर आ जाते हैं। और उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगर फाइल पे। ठीक है, इस कॉन्फ़िगर फाइल जो है उसका हमें सबसे पहले नेम चेंज करना है। तो इसे नेम चेंज करने के लिए इसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर रीनेम बटन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे ये जो सैंपल लिखा हुआ है उसे हमें डिलीट कर देना है। ध्यान से गाइज, सैंपल डिलीट कर देना है और आपको इतना रखना है wp-config.php। ठीक है, ये रख के फिर ईमेल रीनेम फाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये फाइल रीनेम हो चुका है। अब इसको डबल क्लिक करना है और एडिट मोड में ओपन कर लेना है, एडिट। ठीक है, अब एडिट मोड में ओपन करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना होगा। ये कौन सा डेटाबेस, कौन सा यूजर नेम, कौन सा पासवर्ड, जो हमने अभी बनाया था। हमने इसीलिए बनाया था गाइज, जो डेटाबेस हमने बनाया था, हमने अभी एक यूजर बनाया था और यूजर का पासवर्ड बनाया था, वो सब हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो वापस आ जाते हैं जहाँ पे हमने माई एसक्यूएल वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमने डेटाबेस बनाया था। तो यहाँ पे आ गए और ये देखो डेटाबेस है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर फाइल में आके जहाँ पे डेटाबेस सेक्शन पे यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। वापस से मैं आता हूँ और इसके साइड में ये यूजर है, मैं यूजर भी कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे यूजर नेम के जगह पे उस यूजर को डाल देता हूँ। ठीक है गाइज, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस यदि बन जाता है तो आप इसे वापस ले आ सकते हो। पासवर्ड, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था
वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद ये सब कुछ काम हो चुका है। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लोज कर देना है। तो अब ये टोटल काम हो चुका है गाइज, है ना, ये सब कुछ हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे अपना वेबसाइट जो है, जो डोमेन नेम है, उसे सर्च करते हैं, emailserver.com। ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास सबसे पहले ये स्क्रीन आएगा वर्डप्रेस का। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, मैं इसी के साथ जाऊँगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। उसके बाद जो आपका साइट का नाम है वो आप डाल दो, तो मैं अपने साइट का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, फिर यूजर नेम। देखो गाइज, कंफ्यूज मत होना, अभी जो हमने यूजर नेम बनाया था वो यूजर नेम डेटाबेस के लिए था। मीन्स वो यूजर नेम जो हमने डेटाबेस बनाया था उसे मैनेज करने के लिए था। ठीक है, और यहाँ पे जो यूजर नेम पूछ रहा है वो ये यूजर नेम है जो इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करेगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ये एडमिन का यूजर नेम है, ये आपके पास रहेगा। इसे आप जब भी डैशबोर्ड में लॉगिन करने जाओगे तो इसी यूजर नेम पासवर्ड का यूज करना होगा। ठीक है, तो वो यूजर नेम अलग था, वो यूजर जो था वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए था, और यहाँ पे जो यूजर बनाना है वो खुद के लिए है। ठीक है, ये एडमिन का यूजर है, यूजर नेम पासवर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे रख दो, और इसे आपको याद रखना है इन फर्दर जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन करोगे वेबसाइट पे, तो यही यूजर नेम पासवर्ड आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं अभी सिंपल मैं इस टाइटल को ही, वेबसाइट को ही ये करके कॉपी करके एडमिन कर देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड की जगह मैं इसी यूजर नेम को कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद एक ईमेल डालना होगा आपको, जिस ईमेल से आप वेबसाइट को रन करना चाहते हो। तो मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, मैं ईमेल सोर ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये ईमेल डाल दिया। गाइज एक चीज़ और, यहाँ पे जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है, आपको इस पर कभी क्लिक नहीं करना है, गलती से भी नहीं। यदि आप ऐसा कर देते हो तो ये आपका वेबसाइट जो है ना कभी सर्च इंजन में रैंक नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हमेशा अनटिक ही रहने देना है। और यहाँ पे साइट टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड डालने के बाद, ईमेल एड्रेस डालने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइज, ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब आप लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जो हमने एक यूजर नेम पासवर्ड अभी बनाया था उसका यूज करके अभी हम लॉगिन करते हैं। तो यही यूजर नेम पासवर्ड मैंने बनाया था, रिमेंबर मी एंड क्लिक ऑन द। ठीक है, अब हम लोग डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं गाइज। हमने टोटल काम कर लिया है लगभग। ठीक है, अब हम डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं और एक तरीके से हमारा वेबसाइट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम वापस से चलते हैं अपने ब्राउजर में और वेबसाइट को ओपन करते हैं, डोमेन को सर्च करते हैं। ठीक है, ये emailserver.com और क्लिक करते हैं। देखो गाइज, ये emailserver.com पे ये इस तरीके से वेबसाइट बन के आ चुका है। मीन्स अब आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट लाइव हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस पर कुछ कुछ अभी चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे। ये तो सबसे पहले हम लोग प्लगइन के सेक्शन में जाते हैं, और प्लगइन में ये जो दोनों ऑलरेडी प्लगइन इंस्टॉल है, सबसे पहले इसे हमें डिलीट कर देना है। इस प्लगइन का गैज यूज नहीं आता है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अपन अपीयरेंस के सेक्शन में जाते हैं और थीम पे जाते हैं। ठीक है गाइज, अभी देखो यहाँ पे जो थीम है, इस थीम की वजह से इस टाइप से वेबसाइट दिख रहा है, जो कि मुझे ये थीम मैं यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस थीम को दूसरा थीम चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैं थीम के वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पे थीम, यहाँ पे देखो ऑलरेडी 3 थीम इंस्टॉल है, बट इनमें से हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सर्च करते हैं एक थीम, जेनरेट प्रेस। यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है, या आप कुछ भी किसी भी अलग चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो यही थीम आप यूज करो, बिकॉज ये थीम सबसे लाइट वेट थीम है। और इस थीम में
वेबसाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटेन रहता है, और अदर थीम में जो स्पीड है वो वेबसाइट का काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए ये थीम मैं हमेशा यूज करता हूँ। इसके अलावा और भी थीम यूज करता हूँ मैं, बट ये थीम मैं मैक्सिमम टाइम यही थीम यूज करता हूँ, है ना। तो मैं इस वीडियो में खासकर मैं इसी थीम को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले थीम हमने सर्च कर दिया, ये थीम आ गया। अब यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दो, ये थीम इंस्टॉल हो रहा है। थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। ये थीम अब एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब आप वापस से जब जाओगे अपने वेबसाइट पे और जब फिर से रिफ्रेश करोगे तो वेबसाइट का देखो पूरा लुक चेंज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने थीम चेंज कर दिया है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट विथ जेनरेट पेज, मीन्स हमने जेनरेट पेज थीम अभी इंस्टॉल किया था, वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब थीम के सेक्शन के बाद हम लोग आ जाते हैं ये सेटिंग के सेक्शन में, और सेटिंग सेक्शन में ये जनरल सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका साइट का नेम है और साइट का टैगलाइन, ठीक है, ये दोनों आपको चेंज करना होगा। मतलब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यू हैव टू चेंज डिफॉल्ट टैगलाइन विथ योर ऑन। ओके गाइज, आपको अपना टैगलाइन चेंज करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब आ जाते हैं राइटिंग वाले सेक्शन में, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज इसको रहने देना है। वापस से आते हैं रीडिंग वाले सेक्शन में, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लेटेस्ट पोस्ट है, जो भी वेबसाइट का फ्रंट-एंड पोस्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। आप चाहो तो स्टैटिक पोस्ट पेज पे भी इसे मेन वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए हम इसे लेटेस्ट पोस्ट पे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे फुल टेक्स्ट है, इसे आप सिक्योरिटी रीजन से हमेशा एक्सपर्ट टेक्स्ट ही रखो। ठीक है, मैं ये हमेशा प्रेफर करता हूँ। इसके बाद अपन आ जाते हैं परमालिंक वाले सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे आपको गाइज हमेशा मैं मैक्सिमम टाइम, है ना, मैक्सिमम या मैं 100%, ठीक है, मैं पोस्ट नेम के साथ ही जाता हूँ। ठीक है, तो आप पोस्ट नेम पे ही क्लिक करो, ये सबसे मोस्ट रिलेवेंट चीज़ होता है। यहाँ पे यूआरएल का जो मैं कभी कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन डेप्थ इस चीज़ को बताऊंगा कि ये यूआरएल किस तरीके से यूज होता है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। अभी के लिए आप पोस्ट नेम का जो यूआरएल वाला हायरार्की है आप उसी के साथ जाओ, है ना। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये सब कुछ गाइज हो चुका है। अभी के लिए जितना होना था वो सब कुछ हो चुका है, वेबसाइट हमारा बन चुका है। ठीक है, मीन्स हमने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव कर दिया है। अब चलते हैं कुछ बोनस वाले सेक्शन की तरफ। ठीक है, बोनस सेक्शन में मैं आपको कुछ प्लगइन के बारे में बताऊंगा कि कुछ नेसेसरी प्लगइन है जो आपको हर एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग प्लगइन वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्लगइन हमारा जो होना चाहिए वो क्लासिक एडिटर। ये देखो, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा जो प्लगइन होता है उसे हम सर्च करते हैं, हेडर एंड फूटर। ठीक है, हेडर एंड फूटर आपको गूगल एनालिटिक्स का कोड या किसी भी अलग तरीके से जो एक्सटर्नल कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसे रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये है हेडर एंड फूटर बाय WP बिगनर, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा एक और है जो हेडर फूटर कोड मैनेजर, आप इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। मैं दोनों यूज करता हूँ अलग अलग सिनेरियो में। इस केस में आप इसके साथ जाओ, ये काफी बेस्ट है। ठीक है, यदि आप अपने वेबसाइट को काफ़ी फुल्ली एडवांस बनाना चाहते हो, अपने पेज को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप एलिमेंटर का यूज कर सकते हो। बट वो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, आप किस टाइप का वेबसाइट बनाना चाहते हो। ठीक है, यदि आप सिर्फ ब्लॉग बनाना चाहते हो, सिंपल ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आपको एलिमेंटर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो आपके वेबसाइट के स्पीड को काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी है प्लगइन जो एक समस है,
समझ, यस समझ, ये आपको, ये प्लगइन सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन में से एक है, ठीक है। ये प्लगइन आपके वेबसाइट पे होना ही चाहिए। ये प्लगइन आपके इमेज को कंप्रेस करता है, ठीक है। इमेज कंप्रेसिंग प्लगइन है ये, काफ़ी अमेजिंग प्लगइन है। आप इसका देख सकते हो 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसका 5 स्टार है ना। तो आप इसी से समझ सकते हो ये प्लगइन कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और कितना मतलब यूज करने वाला है, ठीक है। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लो। तो ये कुछ प्लगइन है, और भी कुछ प्लगइन है, बट अभी के लिए अपन ये 3 प्लगइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी प्लगइन यूज करना चाहते हो तो आप एक रैंक मैथ प्लगइन यूज कर सकते हो, जो योस्ट प्लगइन का अल्टरनेटिव है, और ये काफ़ी पॉपुलर है। मतलब आप योस्ट प्लगइन जो एसईओ का नंबर 1 है मार्केट में, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ये रैंक मैथ। आप इसका भी देख सकते हो 9 लाख प्लस इंस्टॉलेशन है, एंड इसका भी 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। मैं यही यूज करता हूँ। मैं एक्चुअली योस्ट प्लगइन काफ़ी महंगा है, $49 आई थिंक, या $98 है ना। वो काफ़ी महंगा है, लगभग 5000 के अप्रॉक्स। तो एज ए बिगनर आपको रैंक मैथ सब कुछ देता है जो एक योस्ट प्लगइन में है, ठीक है। इसका पहले फ्री वर्जन ही आता था, अब इसका पेड भी आया, बट इसका अभी भी फ्री है, और फ्री में काफ़ी कुछ है ना। तो आप रैंक मैथ के साथ जा सकते हो। तो हमने इतना सब कुछ प्लगइन अपलोड इंस्टॉल कर लिया है। अब चलते हैं अपन इंस्टॉल प्लगइन के सेक्शन में, ठीक है। और ये देखो, ये चारों प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और बल्क एक्शन में जाके इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, स्किप नाउ। अभी के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, और हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये चारों के चारों प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब चाहो तो आप यहाँ पे पोस्ट बना सकते हो, पेज बना सकते हो। चलो मैं एक पेज बना लेता हूँ, ऑल पेज। ये सैम्पल पेज है, इस पे एडिट करते हैं। ये सैम्पल पेज में कुछ कंटेंट लिखा ही है, ठीक है। मैं ऊपर में एक और चीज़ लिख देता हूँ, सिंपल एक, और मैं लिख देता हूँ हेडिंग सैम्पल पेज, ओके, जस्ट फॉर चेक गाइज, सर चेकिंग, ठीक है। सैम्पल पेज मैंने इसे कर दिया, और इसे अपडेट कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का पेज होता है, जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट का जो मेन बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज होता है, ठीक है, होम पेज, आप इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो इसे चेंज करने के लिए वापस से हम सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग के बाद रीडिंग वाले ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट था, उसे अपने को क्या करना है, स्टैटिक पेज में पे क्लिक करना है, और वो पेज सेलेक्ट करना है जो पेज आप होम पेज पे दिखाना चाहते हो। तो ठीक है, अभी के लिए मैं सैम्पल पेज ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यही हमारे पास अभी एक पेज है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज था होम पेज, वो चेंज हो गया होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो सैम्पल पेज आ चुका है। जो हमने अभी कंटेंट डाला था वो भी है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट था वो सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो। ये लाइव हो चुका है। आगे का जो इसमें किस तरीके से एक आपको जो भी वेबसाइट आपको बनाना है, या आप चाहते हो कि मैं और हेल्प करूँ आपके डेडिकेटेड वेबसाइट बनाने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। मैं वो वेबसाइट बनाने की कोशिश करूँगा। मैं देखूँगा कि किस तरह का कमेंट आता है। यदि ज़्यादातर कमेंट उससे रिलेटेड हुआ तो मैं वो वेबसाइट बनाऊँगा, या ब्लॉग बना के आपको डेडिकेटेड उस एक वीडियो बनाऊँगा जिस पे वो सब कुछ बताऊँगा। और भी कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट कोई जल्दी नहीं है। फिर भी यदि आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए